पिछले वीडियो में हम लोगों ने आहार नाल के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो अंग है वो है मुख। आज हम लोग समझेंगे मुख के बारे में कि मुख में कौन कौन से अंग हैं जो और पाए जाते हैं और उसका कार्य क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं मुख के बारे में। मुख जो होता है वो आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। इसी के अंदर सबसे पहले पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी भोजन का टूटना प्रारंभ हो जाता है। मुख के अंदर 3 अलग अलग अंग पाए जाते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला अंग होता है दांत, दूसरा होता है जीभ और एक अंग है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो सबसे पहले मुख के अंदर पाए जाने वाले एक एक अंग के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुख के अंदर 3 अंग हैं, एक दांत है, जीभ है और लार ग्रंथियां हैं। सबसे पहले समझते हैं दांत के बारे में। दांत जो है वो एक मानव के जीवन में 2 बार आता है। एक तब आता है जब उसका जन्म होता है शैशव काल में, उस समय जो दांत आते हैं उस दांत को हम लोग कहते हैं दूध का दांत, मिल्की टीथ। इसकी जो संख्या होती है वो होती है 20। और एक जो दांत है वो वयस्क किशोरावस्था में आता है, जो परमानेंट टीथ होता है। वो कभी एक बार टूट जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आता। लेकिन दूध का दांत जब एक बार टूटता है तो एक बार अस्थायी दांत आते हैं, तो वो किशोरावस्था में होता है। तो वयस्कों में जो दांत पाया जाता है उसको हम कहते हैं अस्थायी दांत या परमानेंट टीथ। इसकी जो सामान्य संख्या होती है वो होती है 32। तो हम देख लेते हैं दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक शिशु शैशवावस्था में आता है जिसको हम लोग दूध का दांत कहते हैं, और एक होता है किशोरावस्था में आता है जिसको हम अस्थायी दांत कहते हैं। अब समझ लेते हैं अस्थायी दांत के बारे में। यही वो दांत है जो किशोरावस्था में आने के बाद जीवन भर रहता है। अगर इसके साथ कोई दिक्कत आया तो ये पहले भी टूट जाता है। तो अस्थायी दांत जो है इसको हम 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। अस्थायी दांत को 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला दांत है इंसाइजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो इस तरह से अस्थायी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे आगे वाला जो चौड़ा दांत होता है उसको हम इंसाइजर कहते हैं। इसके जस्ट बगल में एक नोकीला दांत होता है इधर साइड में और इधर साइड में, इसको केनाइन कहा जाता है। और इसके बाद जो होता है वो सबसे चौड़ा भाग होता है दांत का, जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्रीमोलर और दूसरा है मोलर। इंसाइजर जो है ये मुलायम पदार्थ को काटने में उपयोग में लाया जाता है, और केनाइन का जो उपयोग किया जाता है उसका किया जाता है मांस को चीर फाड़ करने के लिए, भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए। और जो प्रीमोलर और मोलर जो दांत होता है हमारे मुख के अंदर, उसका काम होता है भोजन को, मजबूत भोजन को पीसने का काम करता है प्रीमोलर और मोलर। शेर और चीता में केनाइन जो होता है वो बड़ा होता है और इसी से वो चीर फाड़ करते हैं, और चूहा का जो इंसाइजर होता है वो बड़ा होता है, ये कुतरने का काम करता है। तो कुतरने के लिए इंसाइजर, चीर फाड़ करने के लिए केनाइन और भोजन को पीसने के लिए प्रीमोलर और मोलर। तो इस तरह से 4 प्रकार के दांत होते हैं। और ये जो दांत होता है अस्थायी दांत, ये ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में अस्थायी होता है। ऊपर वाले जबड़े में भी इसकी संख्या निश्चित होती है, नीचे वाले संख्या में भी इसकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो समझ लेते हैं कि 16 दांत को 4 वर्गों में कैसे रखा गया है। सबसे पहले इंसाइजर की जो संख्या होती है ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में 2 जोड़ा, और केनाइन की जो संख्या होती है वो 1 जोड़ा, प्री मोलर की जो संख्या होती है वो 2 जोड़ा, और मोलर की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ा। तो इस तरह से इंसाइजर 2 जोड़ा ऊपर वाले जबड़े में, केनाइन 1 जोड़ा ऊपर वाले जबड़े में, प्रीमोलर 2 जोड़ा ऊपर वाले जबड़े में, और मोलर 3 जोड़ा। तो अगर इसकी संख्या को जोड़ा जाए तो इसकी जो कुल संख्या आएगी वो आएगी 16। तो ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत और नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत मौजूद होते हैं। इस तरह से कुल दांतों की जो संख्या अस्थायी दांत की हो जाती है वो होती है 32। तो इसको ध्यान में रखना है कि इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, केनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की और मोलर की संख्या कितनी होती है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब समझते हैं दांत की संरचना पे। दांत की संरचना, दांत होता कैसा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दांत जितना ऊपर दिखता है हमें, उससे ज़्यादा मसूड़े के अंदर धंसा होता है। तो इसको 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं। एक दांत का ऊपरी हिस्सा जिसको हम हेड कहेंगे, हेड,
और एक दांत का निचली हिस्सा जिसको रूट कहेंगे। रूट, तो इसको दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक सिर और एक रूट। जड़ जो होता है वो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ होता है और इसी मसूड़े से जो है रक्त नलियाँ और तंत्रिका कोशिकाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं और यहीं से रक्त का प्रवाह होता है, रक्त प्रवेश करता है और रक्त बाहर निकलता है। तो मसूड़े से ही ये संपर्क में बहुत तेज मजबूती से जुड़ा रहता है। अगर इसकी अन्य भागों की बात करें तो इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है डेंटाइन, इसके ऊपरी परत को इसकी जो ऊपरी परत होती है काफ़ी मजबूत परत होती है जिसका नाम है एनामेल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दांत के ऊपर मौजूद होता है। एनामेल जो है यही दांतों की रक्षा करता है, दांतों की सुरक्षा करने का काम होता है एनामेल का। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जो दांत हैं उनको मजबूती जो प्रदान करता है वो है कौन? एनामेल। तो इसको ध्यान में रखना है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वह है एनामेल। अब समझते हैं कि अगर एनामेल को किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है तो क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दंत क्षय और दंत क्षय से बचाव। दंत क्षय होता क्या है? जब एनामेल को किसी भी पदार्थ से नुकसान पहुंचता है या क्षति पहुंचता है तभी इस घटना को दंत क्षय कहते हैं। ये होता कैसे है? एनामेल को अम्ल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर हम कोई खट्टा पदार्थ खाते हैं तो उस स्थिति में एनामेल का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। अगर लंबे समय तक खट्टा पदार्थ खाएं तो दांत अलाउ नहीं करता है कि किसी और पदार्थ को फिर खा सके, क्योंकि एनामेल क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट होता है, सनसनाहट दांतों में शुरू हो जाता है। या फिर अगर हम भोज्य पदार्थ करते हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ खाते हैं हम लोग, उसके अंदर मौजूद होता है आपका शुगर। ये शुगर क्या करता है कि शुगर जो हमारे मुख के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है इस शुगर को अम्ल में बदल देता है और ये अम्ल भी दांतों के जो एनामेल होते हैं परत को उसको क्षति करता है। तो इसके कारण भी दांत का जो एनामेल है वो क्षतिग्रस्त होते हैं। तो क्षतिग्रस्त होने की, एनामेल को टूटने की घटना को ही हम लोग कहते हैं दंत क्षय। अब दंत क्षय से बचाव क्या है? तो अम्ल से जो इसका नुकसान पहुंचता है, अगर हम इस पर क्षार लगा दें तो ये अम्लीय गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे टूथपेस्ट जो होता है वो क्षार होता है और मुंह के अंदर जो अम्ल मौजूद होता है उस अम्ल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जिससे कि दांत का एनामेल जो है वो सुरक्षित रहता है। इसलिए दांतों के क्षय को बचाने के लिए हमें प्रतिदिन मुंह को धोना चाहिए टूथपेस्ट से, ताकि हमारा दांत क्या रहे? सुरक्षित रहे और लंबे समय तक हम अपने दांत के साथ जीवन व्यतीत कर सकें और सभी चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो दंत क्षय क्या है और दंत क्षय से बचाव क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर जो टोटल बात था वो है दांत से रिलेटेड। अब हम लोग जानेंगे कि जीव क्या है। अब अगला भाग जो है वो है जीव को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जीव। आइए अब देखते हैं जीव के बारे में। जीव एक मोटी मांसल रचना होती है जो कि हमारे मुख के अंदर उपस्थित होता है और इसका काम होता है सभी प्रकार के स्वाद को ग्रहण करना और इसका सूचना मस्तिष्क को देना। तो ये स्वाद को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये एक मोटी मांसल संरचना होती है जिसका इसी प्रकार से आकृति होता है। ये अलग अलग प्रकार के स्वाद को पहचानती है अलग अलग स्थान से। तो स्वाद को पहचानने के लिए ऐसा इसके पास क्या पाया जाता है? तो जब हम जीभ की ऊपरी परत को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं बड़ा करके, तो इसमें बेलनाकार जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग बेलनाकार उत्तक कहते हैं। इन्हीं उत्तकों में ही मौजूद होता है स्वाद कलिका, टेस्ट बड। इन्हीं स्वाद कलिका का काम होता है स्वाद को ग्रहण करना और इन स्वादों को मस्तिष्क तक भेजना। तो ये पूरे जीव पर फैले होते हैं, इस पूरे जीव पर ये फैले होते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जीव स्वाद किसके द्वारा पहचान पाता है? तो स्वाद कलिका के द्वारा। इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो बेलनाकार उत्तक। अब अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है तो अलग अलग स्वाद को पहचानता है। ये सबसे अग्र भाग जो होता है वो मीठा स्वाद को पहचानता है। दायां और बायां भाग, दोनों भाग जो है थोड़ा थोड़ा खट्टा और कड़वा को पहचानने का काम करता है। फिलहाल अभी एक साइड कड़वा पहचानता है और दूसरा खट्टा, और जो पश्च भाग होता है जीभ का पिछला भाग वो तीखा स्वाद को पहचानता है। और इन्हीं सभी स्वाद को मिलाकर नए नए स्वाद बनते हैं। तो मुख्य रूप से यही स्वाद होते हैं। तो इस तरह से जीभ का काम होता है स्वाद को पहचानना, स्वाद को ग्रहण करना और उस स्वाद को मस्तिष्क तक भेजना।
तो अब हम लोगों ने जीव को देख लिया। अब हम देखते हैं मुख का तीसरा भाग जो है लार ग्रंथि। अब देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि हमारे मुख के जबड़े के नीचे और ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम होता है तरल पदार्थ का निर्माण करना और तरल पदार्थ को मुख में लाना, ताकि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को चिकना और मुलायम बनाया जा सके। और उसमें जो स्टार्च होता है उसका पाचन भी यहीं से शुरू होता है। देखते हैं कैसे। लार जो होता है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 जोड़ी पाई जाती हैं मुख के अंदर। एक जोड़ी होता है पैरोटिड ग्रंथि, एक जोड़ी सबमैंडिबुलर ग्रंथि और एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इस तरह से 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख के अंदर मौजूद होती हैं। और इनमें, इस ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, और जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है वो होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबसे छोटी लार ग्रंथि जो नीचे की ओर स्थित होती है, और पैरोटिड ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि ऊपर के जबड़े में स्थित होती हैं। इनका काम होता है लार का निर्माण करना, यानी तरल पदार्थ का निर्माण करना। ये तरल पदार्थ क्या करते हैं, एक पाइपलाइन के द्वारा ये मुख में छोड़ देते हैं और ये मुख के अंदर आके मुख की सफाई करते हैं, और मुख के अंदर जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको चिकना बनाने का काम करते हैं, और दांतों को और सभी भागों को ये सुरक्षा भी करते हैं। लार ग्रंथि जो होता है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। बहिर्स्रावी क्योंकि ये अंग में अपने तरल पदार्थ को भेजता है। अगर ये रक्त में डालता तो उसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, लेकिन ये कौन सा ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। ये लार का स्राव करता है। लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। टॉलिन एंजाइम ये क्या करता है, जो भोजन के अंदर स्टार्च होता है उसका पाचन करता है, उसको तोड़ता है, उसको तोड़कर शर्करा बनाता है, शुगर में बदल देता है। तो स्टार्च का पाचन जो है वो मुख से ही चालू होता है। वो किसके कारण, लार ग्रंथि के कारण। वो स्टार्च का पाचन कौन करता है मुख के अंदर, तो वो है टॉलिन। ये काम आगे देखते हैं। ये भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है और मुख को साफ और सुरक्षित रखने का भी काम करता है। तो इस तरह से लार ग्रंथि जो है वो समाप्त होता है और मुख का पूरा भाग ये अब समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रसनी के बारे में, भोजन नली के बारे में, आमाशय के बारे में। एक क्रम से हम लोग सभी वीडियो को देखते चलेंगे, सभी टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक समझ में आए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसको एक एक करके ध्यान से देखिए और आगे इंतजार कीजिए कि वीडियो चढ़ेगा। जैसे ही आप लोग देखिए, तैयारी कीजिए इसको रिवीजन करने का, और बाकी जो अभी तक बताया गया है उसको बार बार देखें, रिवीजन करें और इसको ध्यान से पढ़ें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर उठा सकें। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर हमें बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें ये पता चले कि इसमें कोई कमी है या नहीं। अगर कमी होगा तो इसको हम कमी को दूर करेंगे और अच्छी तरह से आपके सामने टॉपिक को पेश किया जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट करें ताकि हमें मनोबल मिले और हम आगे अच्छी तरह से काम करें। धन्यवाद।